सो वेलकम टू चैप्टर नंबर 7 ऑफ माय लेक्चर सीरीज ऑन जूरिस्प्रूडेंस। और आज का हमारा टॉपिक है रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो ऑब्वियसली हर चैप्टर की तरह हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम अमेरिकन रियलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि थे जॉन ग्रे, ओलिवर होम्स, जेरोम फ्रैंक, कार्ल लेवलिन। फिर स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट आते हैं हेगर स्ट्रॉम, ओलिवर क्रोना और एल्फ रॉस। अभी तक हम लोगों ने नेचुरल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल बहुत सारे स्कूल्स के बारे में पढ़ लिया है। तो अभी तक आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, और अगर आपको वो वाले कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं तो प्रीवियस वाली वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। ओके, सो मूविंग ऑन। तो ये रियलिज्म क्या है? रियलिज्म, जिसके ऊपर आपका ये रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बेस्ड है, अगर आपको किसी को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाना हो तो फिर आप कह सकते हो लॉ इन एक्शन, नॉट लॉ इन बुक्स। मतलब कि आपने किताब के अंदर रूल्स वगैरह लिख करके रख दिए, सिर्फ वो लॉ नहीं हो सकता। इनके हिसाब से उन रूल्स का इंटरप्रिटेशन एक जज किस तरह से करता है और उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, असल मायने में वो लॉ है। तो इन्होंने अपना लॉजिक बहुत सिंपल रखा है कि लॉ इज़ नॉट व्हाट इज़ रिटन इन बुक्स। किताबों में जो चीज़ आपने लिख दी है, सिर्फ उसको लिख देने से वो लॉ नहीं बन जाती है। लेकिन जब एक जज कोर्ट में बैठ करके अपना डिसीजन सुनाता है, तब उस चीज़ को आप लॉ बुला सकते हैं। तो बेसिकली लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स नहीं है, इट इज़ व्हाट द जज डिसाइड्स। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप लाख अपना बीएनएस बना लो या फिर बीएनएसएस बना लो, सीपीसी बना लो, ये सब चीज़ें सिर्फ रूल बुक्स हैं। असल में जब एक जज एक कोर्ट में बैठ करके इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके अपने डिसीजन सुनाता है, तो असल मायने में वो लॉ है। ऐसा मानना था इन स्कूल वालों का। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक जज का बहुत ही सेंट्रल रोल है इन सारे डिसीजंस में। अब जज भी एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन बीइंग ही है। तो इसमें आप कुछ ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ द अक्यूज्ड, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इस जज का पब्लिक के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, जज की साइकोलॉजी क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी हम अकाउंट में लेकर के चलते हैं कि हाँ, जज के मन में भी ये सारी बातें हो सकती है। तो अब अगर इस बात को आप समझें कि रियलिस्ट स्कूल जो है वो एनालिटिकल और सोशोलॉजिकल स्कूल का एक तरीके से मिक्सचर है। एनालिटिकल का क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव लॉ पे बेस्ड है कि आपके जितने भी रूल्स वगैरह हैं आपको उसे फॉलो करना चाहिए। और सोशोलॉजिकल स्कूल इसलिए क्योंकि वो हमें, आपको अगर याद हो कि सोशोलॉजिकल स्कूल हमसे पूछता था कि सोसाइटी को किस चीज़ की नीड है, और ये दोनों चीज़ें जो है आपका रियलिस्ट स्कूल केटर करता है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। अब रियलिस्ट लोग तो बहुत जगहों से आते होंगे, लेकिन इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे दो रियलिस्ट के बारे में, एक अमेरिकन रियलिस्ट और स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट। तो अमेरिका तो मोस्टली आप लोग सब जानते ही होंगे कहाँ पे पड़ता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जॉन चिपमैन ग्रे, ओलिवर वेंडल होम्स, जेरोम फ्रैंक और कार्ल ल्यूलन के बारे में। और स्कैंडिनेविया, जिसमें आपका डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन आता है, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सेल हेगरस्ट्रॉम, कार्ल ओलिव क्रोना और एल्फ रॉस के बारे में। तो बढ़ते हैं अपने पहले अमेरिकन रियलिस्ट की तरफ, जिनका नाम था जॉन चिपमैन ग्रे। इनके हिसाब से जजेस प्ले अ सेंट्रल रोल इन मेकिंग लॉस। तो मतलब एक जज का एक सेंट्रल रोल है पूरी लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इनके हिसाब से जज ने जो कह दिया वही लॉ है। किताबों में और स्टैट्यूट्स में जो लिखा है, बुक्स वगैरह में जो लिखा है, वो लॉ नहीं है, वो सिर्फ वर्ड्स हैं। वो एक मियर सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, जब तक एक जज उसको इंटरप्रेट नहीं कर देता, उसे अपनी जजमेंट में अप्लाई नहीं कर देता, तब तक वो चीज़ अपना लॉ नहीं कहलाती है। उसका कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं होता तब तक। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कई जगहों पे ये सेंटेंस सुना होगा, कॉजिंग न्यूइसेंस इज पनिशेबल। मतलब कि शैतानी करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन कितना वेग सेंटेंस है ये। मतलब क्या इंटेंसिटी होगी पनिशमेंट की? क्राइम कैसा है, मतलब एग्जैक्टली न्यूइसेंस क्या है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सिर्फ तब तक मुश्किल है जब तक एक जज डिसाइड नहीं कर देता कि न्यूइसेंस क्या है, कितने सीरियस है ये न्यूइसेंस, और आपको पनिशमेंट मिलेगी तो वो क्या पनिशमेंट मिलेगी। जैसे आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर एक जज दे देता है, तो ये चीज़ वेग नहीं रह जाती, फिर ये आपको एक प्रॉपर लॉ जैसा साउंड करने लग जाता है। यही कहना चाहते थे आपके चिपमैन ग्रे। बढ़ते हैं अपने अगले अमेरिकन रियलिस्ट की तरफ, जिनका नाम है ओलिवर वेंडल होम्स। तो ओलिवर वेंडल होम्स ने हमें दी थी प्रिडिक्शन थ्योरी ऑफ लॉ। इनके हिसाब से भी बिल्कुल बाकी रियलिस्ट की तरह, लॉ इज़ नॉट डिफाइंड अंटिल द जज डिसाइड्स द केस। अब यहाँ पे प्रिडिक्शन की बात क्या है? इनके हिसाब से लॉ कैन ओनली बी डिफाइंड एज द प्रिडिक्शन ऑफ हाउ कोर्ट्स बिहेव। सपोज जो भी आपकी लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है, उन्होंने बोला आज हम फ्रॉड के ऊपर लॉ बनाते हैं। अब फ्रॉड के ऊपर लॉ बनाने के लिए वो विजुअलाइज ही तो करेंगे कि चलो कल को अगर कोई फ्रॉड का केस कोर्ट के पास आता है तो कोर्ट किस तरीके से बिहेव करेगी। और जब वो अपना ये सब दिमाग लगा लेते हैं कि कोर्ट क्या पनिशमेंट दे सकती है, उसके बेसिस पे वो एक लॉ बना देते हैं। अब ये लॉ तब तक लॉ नहीं है जब तक एक जज असल मायने में इसको अपने कोर्ट में अप्लाई करता है। तो बस इतनी सी बात ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन ही है, जज किस तरह से बिहेव कर सकता है, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है ना, जज की मर्जी वो किस तरह से इंटरप्रेट करके उसको किस तरह से पनिशमेंट दे। तो इनके लॉजिक के हिसाब से जो लॉयर है, जो क्लाइंट है, जो डिफेंडेंट, प्रोसिक्यूशन, जितने भी लोग कटघरे में आकर के खड़े होते हैं ना, उसमें से वो सारे लोग बैड मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये गंदे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें इंसाफ से, जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन सिर्फ आपका जज ही है जो असल में लॉ के बारे में केयर करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। बढ़ते हैं अपने अगले अमेरिकन रियलिस्ट की तरफ जिनका नाम था जेरोम फ्रैंक। और ये थे एक फैक्ट स्केप्टिक। ये अपने आप को एक कंस्ट्रक्टिव लीगल स्केप्टिक भी बुलाते थे। और अगर आप सोच रहे हो कि स्केप्टिक का क्या मतलब होता है, तो आप इन महाशय को देख सकते हो। ऐसे एक्सप्रेशन वाले लोग आमतौर पे स्केप्टिक होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना थोड़े शक्की मिजाज के लोग, जो थोड़े डाउटफुल होते हैं, जो हर चीज़ पर संदेह करते रहते हैं, वो होते हैं स्केप्टिक। अब जेरोम फ्रैंक के हिसाब से स्केप्टिक भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रूल स्केप्टिक और एक होते हैं फैक्ट स्केप्टिक। रूल स्केप्टिक मतलब जिनको रूल्स पे काफ़ी सारे डाउट्स हों, कि आपका रूल थोड़ा वेग नहीं है, आपका रूल थोड़ा पॉइंटलेस नहीं है, क्या ये रूल काफ़ी बेंड नहीं हो जा रहा बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया रूल स्केप्टिसिज्म, जब आपको रूल्स के ऊपर डाउट हो। और फैक्ट स्केप्टिक वो होते हैं जिनको ऑब्वियसली फैक्ट्स पे डाउट होता है, कि आपके फैक्ट बहुत वेग नहीं है, आपके फैक्ट्स बहुत ही अनडिपेंडेबल नहीं है, कि मतलब आप कभी भी किसी भी हिसाब से इसे मोड़ सकते हो, अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो फैक्ट के साथ में। फैक्ट बदल गए तो फिर आपका लॉ बदल गया, तो ये हो गया फैक्ट स्केप्टिसिज्म। तो इनका ये कहना, ये तो हो गई स्केप्टिसिज्म की बात। और फिर इनका कहना था कि जज और ज्यूरी मैन, इनका अपनी अपनी रेस, सेक्स, रिलीजन, इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस बायस ज़रूर होता है, जो कि इनके जजमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि आप एक जज हो, ठीक है, और आपके सामने एक गरीब, ढीले ढाले कपड़े पहना हुआ, बिना वकील वाला आदमी आकर के खड़ा हो जाता है बेल मांगने के लिए। तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है, ये मैं स्टैटिस्टिकली बता रहा हूँ, कि उसको बेल डिनाई हो जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर एक मिडिल क्लास आदमी है, सैलरीड है, अच्छे से कपड़े पहन के आया, उसके पास एक वकील भी है, तो उसको बेल बहुत ही आसानी से ग्रांट हो जाएगी। अब आपकी साइकोलॉजी क्या है यहाँ पे ग्रांट करने के पहले, कि ये तो अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के बैठा है, इसके पास एक वकील भी है, तो ये अपना काम सीरियसली लेता होगा, तो इसलिए मैं उसको बेल दे देता हूँ। लेकिन ऊपर वाला जो गरीब आदमी था, कि ये डिपेंडेबल नहीं है, ये कुछ भी करके भाग भाग सकता है, इसलिए मैं उसको बेल नहीं दूंगा। तो ये एक बायस है, तो उनका कहना था ये रहता है जजेस के अंदर थोड़ा सा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमेरिकन रियलिस्ट हैं, वो जज के डिसीजन को ही लॉ मानते थे, लेकिन फ्रैंक थोड़ा सा इनसे हट करके थे, क्योंकि फ्रैंक का कहना था कि जो आपका डिसीजन है वो RXF, मतलब R/F, यानी कि रूल्स इंटू फैक्ट्स के फैक्टर पे डिपेंडेंट है। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लो एक रूल है, ठीक है, रूल में अगर लिखा है कि थेफ्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ये आपका रूल है। बट अब इसमें दो अलग अलग फैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि जज की इंटरप्रिटेशन में डिपेंड करेगा। अगर जज को लगता है कि आदमी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद था, बहुत ही सत्यवादी टाइप का आदमी है, इसने बड़ी मजबूरी में आकर के चोरी करी है, तो उसको एक थोड़ी लीनियंट सी पनिशमेंट होगी कि चलो ठीक है, आप कम्युनिटी सर्विस कर लेना, जाओ, आज़ाद किया आपको। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर फैक्ट आप थोड़े से चेंज कर दो, अगर जज को ऐसा लगा कि ये बहुत ही हैबिचुअल क्रिमिनल है, मतलब आम तो मतलब चोरी करता रहता है, और बहुत ही इवेजिव है, कि मतलब चोरी करके इसको अपनी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेता, इसको कोई सॉरी वाली फीलिंग नहीं है, तो उसको बहुत ही हार्ड सेंटेंस, कि आप फाइन भी दोगे और आपको जेल भी होगी, ये हो सकता है उसके साथ में। तो अब जेरोम फ्रैंक पूछते हैं इन सब चीज़ों में सर्टेनिटी कहाँ पर है, ये तो जज की इंटरप्रिटेशन पे फैक्ट, यहाँ पे फैक्ट चेंज हुआ, वहाँ उनका जजमेंट चेंज हो गया। तो इसलिए जेरोम फ्रैंक ने अपनी किताब लॉ एंड द मॉडर्न माइंड में ये बोला भी था कि सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ अ लीगल मिथ। मिथ्या है, ये हो ही नहीं सकता, सर्टेनिटी आपको लॉ में नहीं मिलेगी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले अमेरिकन रियलिस्ट जिनका नाम था कार्ल ल्यूलन की तरफ। तो अभी तक हमने जितने भी रियलिस्ट के बारे में पढ़ा है, सब यही तो कहते थे ना कि फिक्स्ड रूल्स को फिक्स कर देने से लॉ नहीं बन जाता। ये बात कार्ल ल्यूलन भी कहते थे। लेकिन इसके पहले जितने भी हमारे रियलिस्ट थे, वो कहते थे कि जजेस का एक सेंट्रल रोल होता है। जज ने जो इंटरप्रेट किया, जज ने जो अप्लाई किया, उसी से आपका रूल बन गया। तो जजेस को काफ़ी सेंट्रल रोल दिया गया है। लेकिन ल्यूलन यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करते हैं, क्योंकि इनका कहना था कि लॉ फिक्स रूल से तो नहीं बनता, लेकिन वो जजेस की पर्सनल विल से भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ल्यूलन का मानना था कि लॉ जो है वो एक जज की विल से नहीं बनता, लॉ एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ एक जज लॉ नहीं है। और जज जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर का बस एक पार्ट है। तो इनका ये कहना था कि रूल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं बहुत। इस वजह से सिर्फ रूल लिख देने से आपके कोर्ट के केसेस तो डिसाइड नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ पे जजेस के जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जजेस का यही इंटरप्रिटेशन आउटकम को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो ये जजेस की इंटरप्रिटेशन की पावर है, इन्होंने कंपेयर किया इसको पट्टी से। पट्टी क्या होता है, बचपन में हम एक क्ले से नहीं खेलते थे जिसको आप कोई सा भी शेप दे सकते थे, वो मुलायम सा ऐसा सॉफ्ट सा होता था, आप उसको कटोरी का शेप दे दो, प्लेट का शेप दे दो, कुछ भी बना सकते हो आप उससे। तो इन्होंने बोला जजेस भी रूल्स को अपने हिसाब से किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जजेस आर नॉट फ्री टू डिसाइड एज द विश, मतलब ऐसा कोई सा भी फिजूल का शेप नहीं दे सकते हैं। क्योंकि लॉ, जैसा कि इन्होंने बताया, सिर्फ जज की पर्सनल विल से नहीं चलता। लॉ चलता है एज एन इंस्टीट्यूशन, और इस इंस्टीट्यूशन में
प्रेसिडेंट आता है, मतलब पुराने केसेस आपने क्या डिसाइड किए थे, एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। हायर कोर्ट्स का डर होता है कि आपका डिसीजन ओवरटर्न ना हो जाए। और बाकी इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनके एक प्रोफेशनलिज्म भी होता है, तो उन प्रोफेशनल नॉर्म्स को भी फॉलो करना होता है। तो यही कुछ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं जो कि जजेस को लिमिट भी करते हैं और गाइड भी करते हैं। एज अ रिजल्ट, हालांकि आप कह सकते हो कि रूल्स फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन ये जो लीगल सिस्टम है पूरा, ये जो इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप में हमेशा स्टेबल रहता है। तो अगर आपको किसी को सिंपल सरल शब्दों में समझाना है तो आप कह सकते हैं कि रूल्स आर फ्लेक्सिबल बट इंस्टीट्यूशन जो है वो हमेशा फर्म रहता है। तो ये तो बात हो गई हमारे अमेरिकन रियलिस्ट की। अब हम आगे बढ़ेंगे स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट की तरफ। लेकिन रियलिज्म को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रैशनलिस्ट तरीका और दूसरा होता है एम्पेरिसिस्ट लोगों का तरीका। रैशनलिस्ट लोगों का तरीका ए प्रायोराई थिंकिंग पे बेस्ड था, यानी कि इन्हें लगता था कि नॉलेज रीजन और लॉजिक से आती है। ठीक है। ये प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट और कोहेरेंस जैसे कि मोरालिटी वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। और ये स्टडी करते थे लॉ को एज रूल्स और डॉक्ट्रिन्स, लॉ को एक रूल और डॉक्ट्रिन की तरह पढ़ते थे। बट ऑन दी अदर हैंड जो आपका दूसरा अप्रोच है, ये एम्पिरिकल अप्रोच जो है, ये आता है ए पोस्टीरियर थिंकिंग से। मतलब ये नॉलेज को रीजन और लॉजिक से नहीं, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से डिराइव करते हैं। इनके हिसाब से फोकस इनका जो होता है वो प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट पे नहीं, फैक्ट, बिहेवियर और आउटकम्स पे होता है। और ये लॉ को प्रैक्टिस और डिसीजंस के बेसिस पे मानते हैं और ये मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करते हैं। मेटाफिजिक्स जैसे कि जो भी चीज़ टैंजिबल नहीं है या फिर आप जिसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि मोरालिटी, कॉन्शियंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे रैशनलिस्ट लोग पूछते थे कि व्हाट शुड बी लॉ इन थ्योरी, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा, एम्पेरिसिस्ट जो थे वो पूछते थे कि हाउ डज लॉ एक्चुअली वर्क, मतलब ग्राउंड लेवल पे रियल लाइफ में लॉ किस तरह से काम करता है। तो ये जो आपके स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट थे, ये सब आते थे एम्पेरिसिस्ट वाली कैटेगरी में, इनका एम्पेरिकल अप्रोच होता था। तो अब आपको रैशनलिस्ट और एम्पेरिसिस्ट के बीच में डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। अब आपको ये भी पता है कि जो स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट थे वो सारे एम्पेरिसिस्ट हुआ करते थे। और अब हम इसीलिए आगे बढ़ते हैं एक्सेल हेगरस्ट्रॉम की तरफ, जो कि हमारे पहले स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट हैं। इनको हम फादर ऑफ स्कैंडिनेवियन रियलिज्म भी कह सकते हैं। और इन्होंने जितने भी आपके मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि डिविनिटी, मोरालिटी, कॉन्शियसनेस, इन सबको ये शैम और एक वर्ड प्ले बुलाते थे, मियर वर्ड प्ले। और ये बिना रीज़न के नहीं बुलाते थे, एक रीज़न भी था। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज एक कोर्ट है और उसमें एक जज बैठा हुआ है और उससे किसी ने आकर के बेल मांग ली और उनको बेल डिनाई करनी है। तो अब जज ने अगर आकर के बोला कि बेल इज़ डिनाइड बिकॉज रिलीजिंग द अक्यूज वुड ऑफेंड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी। हेगरस्ट्रॉम कह रहे हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहाँ है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या आप इसको मेजर कर सकते हो, क्या आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या ये एक फैक्ट के रूप में एग्जिस्ट करती है। तो जब उन्हें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नो मिला तो इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि ये सब तो फिर एक शैम है। शैम मतलब कि ढकोसला, ढोंग। क्योंकि जज ने बस अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करने के लिए, जो उसकी मॉरल फीलिंग्स थी उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का वर्ड दे दिया, क्योंकि कोई और लॉजिकल बात थी नहीं बोलने के लिए। तो इसलिए उन्होंने बोला ये सब तो एक शैम है। अब वहीं अगर ये हेगरस्ट्रॉम अगर जज होते इस केस में, तो फिर इनका लॉजिक क्या होता, ये कहते कि मैं बेल तो डिनाई कर रहा हूँ लेकिन मैं उसके पीछे एक प्रॉपर आपको रीज़न दे रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन एक्स अप्लाई होता है, आपकी जो स्टैचूटरी कंडीशन है वो मीट नहीं हो रही हैं, और एक प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट केस था उसमें कस्टडी ज़रूरी बोली गई है। तो ये पूरा लॉजिक इन्होंने बता दिया इस पर। और इन्होंने कोई भी मेटाफिजिकल रीज़न जैसे कि मोरालिटी, कॉन्शियसनेस या डिविनिटी के पीछे छुपे नहीं है। इन्होंने डायरेक्टली जो बात बोलनी थी बोली, लॉजिकल एकदम, जैसे एक ट्रू एम्पिरिसिस्ट बोलता। तो अगले हमारे स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट हैं कार्ल ओलिव क्रोना। अब कार्ल ओलिव क्रोना से पूछा गया कि लॉ कैसे बनता है। तो कार्ल ओलिव क्रोना ने बोला, अगर आपको लॉ बनाना है तो कुछ मत करिए, बस अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए कि अगर कुछ हरकत हुई है तो उसमें कोर्ट में बैठा हुआ जज उस हरकत के लिए क्या डिसीजन दे सकता है, वो उस पर कैसे रिएक्ट कर सकता है। बस जैसे ही आपने ये चीज़ विजुअलाइज कर ली है, आपको जो भी लगता है कि जज का डिसीजन होगा आप उसको लिख लीजिए, वहीं आपका लॉ है। तो बेसिकली एन आइडिया ऑफ एन इमेजिनरी एक्शन बाय अ जज इन एन इमेजिनरी सिचुएशन। अब सपोज आपको दंगों के ऊपर, राइट्स के ऊपर कानून बनाना है, तो कुछ मत करिए, आप बस अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि अगर किसी ने राइट किया है और उसको राइट करने वाले को आप किसी जज के सामने अगर खड़ा कर रहे हैं, तो जज उसको क्या सज़ा सुना सकता है, उसको क्या डिसीजन दे सकता है। बस जैसे ही आपने विजुअलाइज कर लिया, आपको इन सवालों के आंसर मिल गए, आप इनको लिख लीजिए। और रियल सिचुएशन जब वैसी आएगी, जब वाकई में अगर कोई दंगा करता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई करता है दंगा, तो उस जज को उसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो रिएक्ट करे। फिर इन्होंने कहा कि चलो आपने अपना कानून तो बना लिया, आपने अपना लॉ बना लिया, लेकिन अब इसको वाकई में इम्प्लीमेंट कराने के लिए ग्राउंड लेवल पे आपको एक बाइंडिंग फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। बाइंडिंग फोर्स का मतलब, अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो तो मतलब आप उसके ऊपर एक बाइंडिंग फोर्स लगा रहे हो। इनके लिए बाइंडिंग फोर्स क्या था, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना। वो आप कैसे डालोगे, व्हेन अ न्यू लॉ इज मेड, सम फॉर्मेलिटी इज डन,
मतलब आप कुछ इतनी हेवी वाली फॉर्मेलिटी कर दो कि सामने वाले के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़े कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा ही सिस्टम से कोई काम हो रहा है और इसे फॉलो कर लेना चाहिए, हमारे लिए ही बेहतर होगा। तो ऐसा अगर आप कोई फॉर्मेलिटी करें, जैसे कि लेजिस्लेचर में आपने वोटिंग करा दी पूरे टीवी के सामने, या फिर आपने कोई बिल साइन करवा दिया, गैजेट में उसको प्रिंट करवा दिया, तो इन सब चीज़ों से लोगों के दिमाग पे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि ये सिस्टमैटिक चीज़ है, इसे फॉलो करना चाहिए। तो चलो आपने इम्प्लीमेंट तो करा दिया, लेकिन क्या ज़रूरी है कि एक बार इम्प्लीमेंट करने के बाद लोग उसे मेंटेन करें? नहीं, चांसेस है ना करें। तो इन दैट केस आपको ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट अगर मेंटेन करना है तो फिर आपको फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स, जैसे कि पुलिस के मेजर्स लेना, या फिर लोगों पे फाइन लगा देना, उन्हें पनिश करना, जैसे कि जेल या फिर फांसी, ऐसे टाइप की चीज़ें। और अगर आप नोटिस करें तो ज़्यादातर लॉज इसी फोर्स के ऊपर ही बने, ज़्यादातर रूल्स इसी ये फोर्स कैसे अप्लाई करनी है उसके ऊपर ही बने हैं। इसी बेसिस पे कार्ल ऑलिव क्रोना ने रूल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है प्राइमरी, जो कि आपका कंडक्ट बताता है कि आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, आपका रवैया एक स्टेट में कैसा होना चाहिए। और दूसरा होता है सेकेंडरी, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस, कि अगर आपने जिस तरह से स्टेट ने आपको बोला है, आपका व्यवहार उस तरह से नहीं रहा, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत ही क्रूशियल बात बोल दी। जो आपके नेचुरल स्कूल वाले थे वो कहते थे कि मोरालिटी पहले से बनी होती है, हमारे अंदर इंटरनली बनी होती है, और उस मोरालिटी के बेसिस में हमारे लॉज बनते हैं। लेकिन इन्होंने ये पूरी चीज़ ही पलट दी। इन्होंने बोला लॉज पहले बनते हैं, और फिर उस लॉज के दायरे में, उन लॉज के दायरे में आपकी मोरालिटी डेवलप होती है। तो पहले लॉ आता है, फिर मोरालिटी आती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम पहुंच गए अपने आखिरी स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट के पास में, जिनका नाम था एल्फ रॉस। एल्फ रॉस ने क्या किया था, इन्होंने नॉर्म को डिफाइन किया था। इनके हिसाब से नॉर्म क्या है, नॉर्म इज़ अ डायरेक्टिव फॉर ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कि इंसानी व्यवहार को जो एक निर्देशन दे सके उसे हम कहते हैं नॉर्म। इनके हिसाब से एक अच्छा नॉर्म वो है जिसे लोग एक्चुअल में फॉलो करें, और अथॉरिटीज़ जिसे एनफोर्स करें। जैसे कि रेड लाइट पे आपको रुकना है, ये बेसिकली हम सब के अंदर अब एक नॉर्म बन चुका है। और अगर हम नहीं रुकते हैं, बाई चांस कभी गलती हो जाए, तो पुलिस वाले भी उसको उसके लिए आपको रोकते हैं और चालान काटते हैं, राइट। तो ये इनके हिसाब से एक अच्छा नॉर्म हुआ। एल्फ रॉस के हिसाब से सोसाइटी में नॉर्म्स दो तरीके के होते हैं। एक पहला तो वो होता है जिसे हम रूल्स बोलते हैं, जो कि बताता है कि सिटीजन्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और दूसरा एनफोर्समेंट होता है, जो कि बताता है कि अगर आपने इन रूल्स के हिसाब से बिहेव नहीं किया, तो अथॉरिटीज़ आपके साथ में क्या कर सकती हैं, किस टाइप का कोवर्शन यानी कि किस तरह का दबाव आपके ऊपर डाला जा सकता है। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि सिटीजन्स को पता रहे कि वो क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये उनके हित के लिए ही होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ये चैप्टर भी ख़त्म कर लिया है, और अगला चैप्टर हमारा होगा लॉ एंड मोरालिटी।